दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 30 डेज की सीरीज में ये डे 2 है। डे 1 में हम लोगों ने बीएड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। अगर आपका सच में मन है ना टीचर बनने का, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही में ये जो सीरीज मैं चला रही हूँ इसको फॉलो कर लीजिए। कोई डाउट रहते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कॉमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो डे 1 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। टीचर बनने के लिए मैंने कई सारी चीजें बताई थी कि पहले आपको ये समझना जरूरी है कि भाई हमें कौन से लेवल का टीचर बनना है। हमें कक्षा 1 से 5 तक का बनना है, हमें 6 से 8 तक का बनना है, 9-10 का बनना है, 11-12 का बनना है। क्यों? क्योंकि बीएड करके एक्चुअल में हम लोग कक्षा 1 से 10 तक के परफेक्ट टीचर बन सकते हैं। ठीक है, समझ आया? ये मैंने डिस्कस किया हुआ है कि एक्चुअल में अगर आप सीखना चाहते हैं तभी इस प्रोफेशन में आइए। टीचिंग प्रोफेशन में आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने दूसरे को देखा कि यार इसकी तो बढ़िया जॉब लग गई है, इसको तो बढ़िया कमाई होती है, तो हम जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ेंगे, हम भी टीचर बनेंगे, या हमारा प्रोफेशन कुछ नहीं कर पाए तो हम टीचर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप एक्चुअली में सीखना और सिखाना चाहते हैं तभी आप इस प्रोफेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं इस वीडियो में, इस डे 2 में, कि भाई एक्चुअल में बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है। जैसे कि मैंने डे 1 में बताया था कि बीएड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बीएड करने के लिए, और बीएड में एडमिशन कैसे लेना है। तो मैंने 2 तरीके बताए थे आप लोगों को कि एक तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, एंड सेकंड क्या रहता है, मेरिट के बेसिस पे बीएड में एडमिशन होता है। देखिए ज्यादातर क्या रहता है, मोस्टली ये रहता है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही हम अदर स्टेट की भी बात कर सकते हैं। वैसे मैं यूपी से हूं, तो अदर स्टेट में भी क्या रहता है, मोस्टली ये होता है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, एंड उसी के बेसिस पे क्या रहता है भाई बीएड में एडमिशन होता है। जिसकी रैंकिंग बेहतर होती है उसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया जाता है, जिसकी रैंकिंग थोड़ी कम होती है उसको प्राइवेट कॉलेज अलॉट किया जाता है। पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जिसको गवर्नमेंट सीट मिलती है भाई उसकी फीस जो है वो कम होती है, जिसकी प्राइवेट सीट होती है उसकी फीस ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये जो वीडियो है उसका मेन मोटिव ये है कि अगर हमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या टॉपिक आते हैं, कितना समय होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, तो भाई हम आराम से अपनी गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं। और गवर्नमेंट सीट लेने का मतलब ये है कि हमारा 5 से 10 हजार बल्कि उससे कम में हमारा बीएड निपट सकता है। वो बच्चे जो सच में शिद्दत से चाहते हैं कि वो टीचर बने तो वो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। तो मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर स्टेट को लेकर नहीं चलने वाली हूं क्योंकि यहाँ पे अदर स्टेट के लोग भी देख रहे हैं, लेकिन हाँ क्योंकि मैंने यूपी से किया हुआ है तो मैं एग्जाम्पल से आपको जरूर समझाऊंगी जिससे कि आपको और बेहतर समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम ये है डे 2। इसमें सबसे पहले अगर हम ये देखें कि भाई यहाँ लिखा हुआ है टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है अगर हम एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, तो देखिए यहाँ 2 या 3 घंटे लिखे हुए हैं। आप किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको 2 या 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लग सकते हैं। अलग अलग स्टेट में जो है वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होती है किसकी, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। मुझे तो भाई पूरा दिन लगा था क्योंकि एक पेपर देने के बाद में फिर कुछ गैप दिया गया था, उसके बाद में दूसरा पेपर हुआ था इस तरीके से। क्योंकि अगर हम लोग यूपी में देखें तो टोटल 2 पेपर होते हैं, है ना। 2 पेपर भी 2-2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो जीके जीएस है, दूसरा लैंग्वेज है, फिर उसके बाद में अगर हम पेपर 2 की बात करें तो उसमें भी जनरल एप्टीट्यूड है, फिर आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज आ जाती है। भाई देखिए अगर आपने स्टार्टिंग से सच में पढ़ाई की है ना आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है, स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा लापरवाही दी है, पढ़ाई से बहुत ज्यादा भागे हैं, तो उन लोगों के लिए भी मेरे पास इलाज है। अभी उन लोगों को बताऊंगी कि वो अपनी प्रिपरेशन बेटर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन ना कभी पढ़ाई करने का होने ही नहीं वाला है, चाहे हम छोटे हो चाहे बड़े हो। जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए हमारा पढ़ाई से मन ना हमेशा के लिए हटता चला गया। तो मैं वो तरीका भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं और अपना बीएड एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्लियर करेंगे गवर्नमेंट सीट को लेकर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई टाइम ड्यूरेशन क्या होती है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। मैं पर्टिकुलर यूपी की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक ओवरव्यू दे रही हूं कि अगर आप किसी अदर स्टेट से भी हैं तब भी 2, 3, 4 घंटे, या ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे का पेपर हुआ कुछ गैप के बाद में,
दूसरा पेपर आपका लिया गया, क्योंकि यूपी में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मोड कैसा होता है, तो यूपी में क्या रहता है, ऑफलाइन मोड है, ठीक है। ऑफलाइन मोड में जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी या झांसी जैसी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इस एग्जाम को, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाती हैं। अदर स्टेट में भी इस तरीके से यूनिवर्सिटीज होती हैं जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाती हैं, जिसके बेसिस पे आपको बीएड में क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। ये चीजें समझ लीजिए डिटेल में, जिससे कि आपको गवर्नमेंट सीट लेने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देखिए ये पहला पड़ाव है आपका, क्योंकि अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बेटर करते हैं, आप गवर्नमेंट सीट ले लेते हैं, देन उसके बाद में आप बीएड करेंगे। बीएड के बाद भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी ही करनी है, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। और अगर आपने यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है चीजें, तो आपको सरकारी टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत ही रोक सकती है। लेकिन जिन बच्चों ने यहाँ पे नालायकी दे दी, उनको लगा कि नहीं यार प्राइवेट सीट ले लेंगे, प्राइवेट सीट पे कर लेंगे, पापा तो पैसे दे ही देंगे, उसके बाद उनको दिक्कत होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर मैं फिर वही बात कर रही हूं, अगर आपको सच में टीचर बनना है तभी इस जर्नी को स्टार्ट कीजिएगा, अदरवाइज पैसे फेंके हुए कोई फायदा नहीं है। आप किसी और प्रोफेशन को चुन सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा, ऑफलाइन मोड भी होता है, ऑनलाइन मोड भी होता है, दोनों तरीके से ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है। स्टेट के अकॉर्डिंग ही रहता है। यूपी में ये जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होता है। अदर स्टेट की बात करें तो ऑनलाइन भी कहीं कहीं पे हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम देखते हैं। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। एमसीक्यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, टिक मार्क वाले। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से आपको एक टिक करना पड़ेगा। तो एमसीक्यूज होते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। हर स्टेट में आप इसी तरीके से पैटर्न देखेंगे। मैं एक ओवरव्यू दे रही हूं, मैंने कहा। अब हम मार्क्स की बात करें कि भाई मार्क्स कितने, मतलब कितने मार्क्स के रहता है ये जो एग्जाम है, तो 200 का, 300 का, इस तरीके से 400 का। ये जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, मैं बार बार इसलिए यूपी का नाम ले रही हूँ क्योंकि मैं यूपी से हूँ, और मैंने कहा उदाहरण से आपको समझाऊंगी। वैसे अदर स्टेट में अगर आप देखें तो अलग अलग अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग क्या रहता है, नंबर्स का रहता है। जैसे यूपी में 400 नंबर का क्या है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। अभी फरवरी में 1 फरवरी जो आ रही है उसमें नोटिफिकेशन जारी होगा, देन फॉर्म भी 10 फरवरी से फिल होने लग जाएंगे, और उसके बाद में जून में एंट्रेंस एग्जाम, जो कि यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, वो मतलब होगा, जून में होगा पेपर का जाके कहीं पे। और जिन भी बच्चों को लगता है कि उनको यूपी बीएड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो वो लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हाँ भाई, कहीं कहीं पे नेगेटिव मार्किंग होती है, ये स्टेट के अकॉर्डिंग होती है। कहीं कहीं क्या रहता है कि होती है, और कहीं कहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे कि अगर हम यूपी में बात करें तो हाँ भाई, यूपी में जो यूपी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें हम नेगेटिव मार्किंग देखते हैं 0.33% की। हो भी सकता है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग हो, क्योंकि यार कहीं कहीं पे होती है और कहीं कहीं पे नहीं भी होती है। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब ये मैंने पर्टिकुलर यूपी को ही लेके बात नहीं की है, मैंने हर स्टेट को लिया हुआ है, और मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है वो इसी पैटर्न पे चलता है। अब कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, कुछ लोग मुझे मतलब नीचे कमेंट में कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, पर जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एक बेसिक पैटर्न पे काम करते हैं। सीरियसली ऐसा होता है, वो एक बेसिक पैटर्न पे काम करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है। तो मैंने एक ओवरव्यू दिया है, साथ ही में मैंने एग्जांपल से आपको समझाया भी है यूपी में, ठीक है। अब अगर आपने ये पढ़ लिया ना, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप बीएड के बाद अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करते हैं, तब भी आप ऑलरेडी चीजों को पढ़ के रखे होंगे, तो आपको कोई भी एग्जाम, सीटेट है, टेट है, टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी है, जीआईसी प्रवक्ता है, एनवीएस है, केवीएस है, कहीं पे भी भाई ये पैटर्न है। आपको आप बता दीजिए ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें जीके, जीएस या करंट नहीं आता है। खुद को अवेयर रखिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली जो है वो न्यूज देखिए, है ना। तो ये सारी चीजें करेंगे ना, आपका कोई भी एग्जाम आसानी से क्लियर हो सकता है। और ये फोन में स्क्रोलिंग बंद कीजिए सबसे पहले, क्योंकि आजकल ना माइंडसेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि भाई खुद को ऐसे जोड़ के बैठे कैसे पढ़ने के लिए। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि आखिर ये जो चीजें हैं आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। स्टार्टिंग से जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस करते हुए आए हैं उनको तो थोड़ी सी कम दिक्कत होगी, लेकिन वो बच्चे जो ठीक ढंग से नहीं पढ़ते थे, उन्होंने सच में ध्यान नहीं दिया कि भाई पानीपत का युद्ध कब हुआ था या बक्सर का युद्ध कब हुआ था, है ना, तो वो सारी चीजें
कैसे याद रहेंगी उनको। और याद करने के लिए मैं एक आइडिया दूंगी सच में अभी, जैसे कि आप ये जो पैटर्न है वो अच्छे से समझ सकेंगे। साथ ही में ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत लोगों को डर लगता है भाई इससे, हिस्ट्री लिखी हुई है, डर लगता है लोगों को, इसलिए लोग गवर्नमेंट सीट नहीं ले पाते हैं बीएड में, या आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं ना उसमें भी उनको दिक्कत होती है। तो मैं तरीका भी बताऊंगी। सबसे पहले हम ये देख लें कि जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है वो किसी भी स्टेट का हो तो उसमें क्या रहता है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जरूर आएंगे। अगर रिकमेंड करूं तो मैं लूसेंट की बुक जरूर कहना चाहूंगी। अगर आप लूसेंट की बुक घोल के पी लेते हैं ना जिंदगी में, रामबाण है बिल्कुल। तो क्या है, सबसे पहले आप ये देखते हैं कोई भी एंट्रेंस एग्जाम किसी भी स्टेट का अगर आप दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको जीके जीएस और करंट का पढ़ना जरूरी है, जिसमें हम ये देखते हैं हिस्ट्री। आप हिस्ट्री पढ़िए, चाहे हम मॉडर्न देखें, मिडिवल देखें, एंशिएंट देखें, हर हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। मतलब पूरे जो भी राजा आए थे, जो मुगल काल था, जो भी गुप्त काल था, सब पता होना चाहिए A to Z आपको, ठीक है। दूसरा, ज्योग्राफी अगर हम देखें तो पूरा जो भूगोल है वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से, बिल्कुल जो मेन पॉइंट है कि कितने अक्ष पे झुकी है हमारी भाई पृथ्वी, या कितने प्लेनेट हैं, है ना, उसके पास कितने मून है, मतलब हर प्लेनेट के पास कितने मून है, कितनी दूरी है, या फिर सूरज का जो प्रकाश है वो कितने मिनट में पृथ्वी पे आता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिटेल में पढ़नी है ये चीजें, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ऐसे ही नागरिक शास्त्र है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स है, वो सारी ही चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। दूसरा, अगर हम देखिए यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं हो रही, मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने इतने टॉपिक पढ़ लिए तो आराम से गवर्नमेंट सीट आपको मिल सकती है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है, कि भाई जो है रतन जी ट्रॉफी किस में मिलती है, या आगा खां कप किस में मिलता है, या मेजर ध्यानचंद जो कप है वो किस में दिया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, या हम पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरीके की जो चीजें देखते हैं ना, तो वो हमें पता होनी चाहिए कि किसको दिया जाता है। तो वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। साथ में ऑनर्स है, साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है आपको जब आप बीएड करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, तब भी आपको ये टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे। बच्चे बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं उसका कि हम अब की बार देंगे, हम भी बीएड करेंगे, हम भी टीचर बनेंगे, तो उससे पहले वो एक काम कर सकते हैं। अगर आपने पीजी किया है, नॉर्मल सी बात है, आप 12th करके ग्रेजुएशन तो किए ही होंगे, तो क्या रहेगा, आप सबसे पहले कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए। आप बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, आप स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाइए। क्या रहता है कि यार हम खुद के लिए वो चीज नहीं पढ़ते, पर हमें जब किसी को कोई चीज समझानी होती है ना, तब हमें वो चीज अच्छे से समझनी पड़ती है, क्योंकि हम किसी को समझा तब सकते हैं जब हमें खुद वो चीज आती हो, है ना। तो क्या रहता है, आपको सबसे पहले कुछ बच्चों को पकड़ना है, उनको पकड़िए, क्योंकि ये जो जितनी भी चीजें, जितने भी टॉपिक आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना, वो सारा ही सिलेबस छोटे बच्चों वाली किताबों का ही है भाई। 6th 7th 8th के बच्चों को भी पकड़ेंगे ना, तब भी आराम से आपका ये जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंडियन जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारा ही आप आराम से कवर कर लेंगे, और रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीरियसली बोल रही हूँ। तो आपको क्या करना है, बच्चों को पकड़ना है, बच्चों को पढ़ाना है। एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए। जब आपको बनना ही है टीचर, फिर क्या है, स्टार्टिंग कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी। अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं भी की है, तब भी आप बच्चों को जब पढ़ाएंगे, तो बच्चा जब आपसे क्वेश्चन करेगा, तो यार मजबूरी में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ी शर्म आएगी, है ना, कि पढ़ लिया होता यार तो आता होता, और नहीं आ रहा है तो भी पढ़ के बताऊंगा या बताऊंगी, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा अगर देखें तो दूसरा टॉपिक कौन सा आता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड नॉर्मल सी बात है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही में कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन जो भी चीजें हैं, यानी संप्रेषण जो कौशल है वो किस तरीके का होना चाहिए, है ना, किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए, ये सारे टॉपिक हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अलग अलग कई सारे राइटर्स हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बुक्स हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको सजेस्ट भी करूंगी। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी समस्या समाधान की जो एबिलिटी है वो किस तरीके से काम करती है, ये सारी ही चीजें क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है वो जड़ समझ लीजिए, नींव होती है ना घर की, वो है। अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया, गवर्नमेंट सीट ले ली, इन टॉपिक्स को पढ़ लिया, सीरियसली बोल रही हूँ यार, सच में आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला देखिए यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
लर्नर्स यानी अधिगमकर्ता की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आप क्या समझते हैं, लीडरशिप जो स्किल्स हैं, नेतृत्वकर्ता के जो भी कौशल हैं, मतलब आप किस तरीके से लीड करेंगे। आप एक जो टीचर होता है ना वो सब कुछ होता है, मेरे टीचर बोलते थे, मेरे सर बोलते थे कि जो है एक जो टीचर होता है ना वो सब कुछ उसको होना पड़ता है, चाहे वो पुलिस हो, वो जो नर्स हो। एक लीडरशिप की भी भावना होती है, लोगों को कैसे लीड करना है उसको पता होना चाहिए। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे आती है ना वो सारी चीजें आप देखेंगे। साथ ही में लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, इससे रिलेटेड भी आपको पढ़ के जाना है। तो आई थिंक थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। यहाँ पे हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया है कि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है किसी भी स्टेट का हो उसमें क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि यार हम सीरीज में देख रहे हैं कि हम बेहतर टीचर कैसे बन सकते हैं, या हम किस किस स्टेप को फॉलो करें जिससे कि हम आराम से सरकारी शिक्षक बन सकें। अब देखिए यहाँ पे तीसरे टॉपिक आपको पढ़ना है, जर्नल इंग्लिश आपको आनी जरूरी है भाई, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए, जिससे कि अगर आप कम्युनिकेशन करें, क्योंकि केवीएस जैसी जगह पे क्या रहता है कि आपको थोड़ी थोड़ी नहीं आराम से मतलब फ्लुएंसी से आपको बोलनी भी आनी चाहिए, आपको नॉर्मली बातचीत करनी आनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। जानकारी होनी चाहिए टेंसेस की, इडियम फ्रेजेस की, एक्टिव पैसिव की, वो सारी चीजें। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखा होगा, वो पैसेज आते थे ना बचपन में सॉल्व करने के लिए कि हमें क्वेश्चन जो है वो उसी में आंसर उसी में से ढूंढना पड़ता था, कि एक पैसेज दे दिया, कुछ क्वेश्चंस दे दिए और उसमें से हमें आंसर ढूंढ के लिखना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्रहेंशन पैसेज आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आते हैं, हमको देखना पड़ता है। साथ ही में ग्रामर से रिलेटेड आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि टेंसेस है या फिर जो भी चीजें हैं, प्रपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, ग्रामर आपको अच्छे से आनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव हो, हर तरीके की जानकारी ग्रामर से रिलेटेड। और थोड़ी थोड़ी प्रोफिशिएंसी आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, जनरल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। साथ ही में वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सिनोनिम है, एंटोनिम है। मैंने कहा अगर आप बच्चों को पढ़ाते सच में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। आप चाहे इस पोर्शन को देख लीजिए, चाहे आप इस पोर्शन को देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश हर बच्चे, जैसे आप 6, 7, 8 है, 9th है, 10th है, आप किसी भी लेवल के बच्चे को पढ़ाते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो सीरियसली ये सारे टॉपिक अगर आपको ना मिले तो आप बोलिएगा। मतलब आप लो से हाई जा सकते हैं, आप किसी भी लेवल पे पकड़ सकते हैं। आप सोच रहे हैं यार मेरे को 10th के बच्चे को कैसे पढ़ाऊं कि मुझे तो आती ही नहीं है इंग्लिश 10th लेवल की, तो आप 6 के बच्चे को पकड़िए, 6 की नहीं आती, 7th है, 8th की, जिस लेवल आपको ठीक लगता है, आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा यार पढ़ाने को लेके, तो आप क्या करेंगे, कुछ बच्चों को पकड़ेंगे और मस्त तरीके से उनको पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे जिससे कि आपके टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। सीरियसली बोल रही हूँ, क्योंकि इंसान अपने लिए पढ़ता है तो उतने अच्छे से नहीं पढ़ता है, दूसरे को समझाता है तो और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ता है। तो आपको क्या करना है, वोकैबुलरी अगर आपको इनहेंस करनी है तो आप बच्चे को पढ़ाइए, है ना। सिनोनिम है, एंटोनिम है, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, सारी चीजें। अब क्या है, सेंटेंस जो करेक्शन है वो भी आता है, तो ये टॉपिक भी एक रहता ही हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। और बेसिक राइटिंग स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। साथ ही में अगर हम चौथा टॉपिक देखें तो लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए, जैसे कि हम कह सकते हैं सीरीज में जो भी नंबर सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, इससे रिलेटेड कि भाई ए है, यहाँ पे ए लिखा है तो ए के बाद क्या आता है, या यहाँ पे 15 लिखा हुआ है तो 15 के बाद में 30 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पे क्या हो रहा है, लॉजिकल रीजनिंग आती है आपके। फिर बाद में ब्लड रिलेशन आता है कि चाचा की जो बेटी है उसका अपने मामा से क्या संबंध है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन के कोडिंग डिकोडिंग आती है, पजल सॉल्यूशन आता है और डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था कि भाई एडमिशन जो है वो बीएड में किस तरीके से होता है। तो मोस्टली क्या रहता है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है, और अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि गवर्नमेंट सीट पे भाई खर्चा कम होता है। आप 2000, 5000 और 10,000 तक भी बीएड अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा एक ओवरव्यू दे दूं, जिससे कि अगर आपको पता होगा कि भाई टाइम ड्यूरेशन क्या रहती है या हम क्या क्या प्रोसेस अपनाएंगे जो हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो आई थिंक ये जो वीडियो है वो आपकी हेल्प कर पाएगी। ये सीरीज की दूसरी वीडियो थी, इसी तरीके से हम लोग सीरीज आगे बढ़ाते चलेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी फ्रेंड की हेल्प कर सकती है तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं डे 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।